जब भी भारत के आसपास किसी देश में उथल-पुथल होती है, तो सवालों की एक पूरी श्रृंखला अपने आप खड़ी हो जाती है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं है। भारत के पड़ोस में मौजूद ईरान इस वक्त अमेरिका के भारी दबाव में है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से लगातार खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं और संकेत दिए जा रहे हैं कि ईरान पर कभी भी बड़ा हमला किया जा सकता है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह से ईरान पर पाबंदियों का शिकंजा कसता जा रहा है, क्या ईरान भारत का हिस्सा बन सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान को भारत के साथ आ जाना चाहिए? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ आज की राजनीति तक सीमित नहीं है। इन दोनों देशों का संबंध हजारों साल पुरानी साझा सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये भी सामने आता है कि जिस अवधारणा को आज अखंड भारत कहा जाता है, उसके दायरे में ईरान के कुछ हिस्से पहले भी शामिल रह चुके हैं। ऐसे में आज के दौर में अखंड भारत की सोच को लेकर एक बार फिर बहस तेज होती दिख रही है। लेकिन इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर हम ईरान की ज़मीनी हकीकत की बात करें तो वहाँ की मौजूदा स्थिति सिर्फ महंगाई या विदेशी पाबंदियों तक सीमित नहीं रह गई है। हालात अब उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ मुद्दा सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का बन गया है। तेहरान की गलियों से लेकर मशहद, इस्फहान और शिराज तक एक अजीब सी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। ये बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई बल्कि सालों से दबती चली आ रही थी, जो अब विस्फोट की तरह बाहर आ रही है। ईरान की आम जनता आज पूरी तरह थक चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से थकी हुई, बेरोजगारी से परेशान और उस राजनीति से निराश जो हर बार मजहब और राष्ट्र के नाम पर त्याग मांगती रही। बदले में लोगों को सिर्फ डर, महंगाई और अनिश्चित भविष्य ही मिला। महिलाओं पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने इस गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आम परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चुनौती बनता जा रहा है। आज विरोध प्रदर्शन किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहे। जनता का गुस्सा अब सीधे सत्ता के शीर्ष पर जा टिका है। सड़कों पर बार बार एक ही नाम गूंज रहा है, सुप्रीम लीडर अली खामनेई। जिनके नाम पर पूरा शासन तंत्र खड़ा रहा, वही अब इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बनते नजर आ रहे हैं। ईरान की सड़कों पर उठ रहे नारे अब सिर्फ तानाशाही के खिलाफ नहीं है बल्कि पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रहे हैं। युवा सवाल पूछ रहे हैं कि जिस इस्लामी क्रांति का सपना दिखाया गया था वो आज कहां खो गया? पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तेल और गैस से समृद्ध देश की जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कतारों में खड़ी क्यों है? इन्हीं सवालों के बीच एक नई चर्चा धीरे धीरे जन्म लेने लगी। पहले ये चर्चा फुसफुसाहट थी, लेकिन अब ये नारे में बदलने लगी है। लोग तुलना करने लगे हैं। उनकी नज़र भारत पर जाती है, एक ऐसा देश जिसने तमाम विविधताओं, बाहरी दबावों और चुनौतियों के बावजूद खुद को संभाल कर रखा। ईरान की जनता का गुस्सा मजहब से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जिसने मजहब को ढाल बनाकर सवाल पूछने वालों को कुचल दिया। और अब सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के साथ खड़ा होना गलत होगा? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, सरकार की बेचैनी भी बढ़ती गई। इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गईं, सोशल मीडिया बंद किया गया और सख्ती और बढ़ा दी गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आवाज दबाने की कोशिश होती है तो विरोध और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। ईरान में भी यही देखने को मिला। तेहरान यूनिवर्सिटी से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक युवा खुलकर सड़कों पर उतर आए। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत वही युवा बने जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है और अब सवाल पूछ रहे हैं। भीड़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि तुलना भी थी। अचानक ऐसे नारे सुनाई देने लगे जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहीं इंडिया मॉडल चाहिए की आवाज थी तो कहीं मजबूत नेतृत्व की मांग। ये नारे किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं थे बल्कि उस देश से तुलना थी जिसने तमाम दबावों के बावजूद अपने फैसले खुद लिए। यहीं से ईरान के भारत में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ा। कुछ लोग इसे पूर्ण विलय के रूप में देखने लगे तो कुछ इसे गहरे राजनैतिक और सांस्कृतिक संघ के तौर पर। अब ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। चायखानों, बाजारों और घरों की बैठकों में भी ये मुद्दा खुलकर चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। महंगाई आसमान छू रही है, मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है और आम आदमी की आमदनी और खर्च के बीच की खाई हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में भारत लोगों को एक उम्मीद की तरह दिखने लगा है। एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से मजबूत है और सांस्कृतिक रूप से ईरान से जुड़ा हुआ है। भारत और ईरान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। दोनों सभ्यताओं का साझा इतिहास रहा है। माना जाता है कि लगभग 2000 से 10,500 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया की ऑक्सस घाटी में रहने वाले लोग एक ही इंडो ईरानी समूह का हिस्सा थे।
आज भी कई ईरानी मानते हैं कि भारत ने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, न सत्ता के नाम पर न मजहब के नाम पर। इसी भरोसे के चलते भारत का नाम उम्मीद के साथ लिया जाने लगा है। इसी बीच खबरों के गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि सत्ता के भीतर भी असंतोष पनप रहा है। कहा जा रहा है कि कई धार्मिक और राजनीतिक चेहरे अब खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं, और यही बात ईरान के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। यहीं से हालात और भी ज्यादा संवेदनशील और विस्फोटक नजर आ रहे हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती दिख रही है जहां सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि सत्ता के भीतर के गलियारे भी हिलने लगे हैं। जैसे जैसे बाहरी और आंतरिक दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे शासन के अंदर की घबराहट भी साफ नजर आने लगी। खबरें सामने आने लगीं कि अली खामेनेई अब केवल सड़कों पर उठ रहे विरोध से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के भीतर से घिरते जा रहे हैं। चर्चाएं तेज हो गईं कि कई प्रभावशाली मौलवी और बड़े राजनीतिक चेहरे अब खुलकर उनके पक्ष में खड़े नहीं दिख रहे। बताया जाने लगा कि बंद दरवाजों के पीछे बैठकों का दौर तेज हो चुका है और इन बैठकों में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि हालात अब पुराने तरीके से नहीं संभाले जा सकते। इसी माहौल में अफवाहों ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। कहा जाने लगा कि खामेनेई पर जबरदस्त दबाव है और वे इस संकट से बाहर निकलने के लिए हर संभावित विकल्प पर विचार कर रहे हैं। कुछ चर्चाओं में यहां तक कहा जाने लगा कि भारत से संपर्क साधने की संभावनाओं पर भी बात हो रही है। सच्चाई क्या है ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस तरह की बातें यूं ही हवा में नहीं उठती। जब सत्ता कमजोर पड़ने लगती है तो हर दरवाजा खटखटाने की सोच पैदा हो जाती है। इसी बीच सड़कों पर एक और दिलचस्प तस्वीर उभरने लगी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में भारत का नाम और मजबूत नेतृत्व की तुलना खुलकर होने लगी। लोग कहने लगे कि जब कोई देश मुश्किल में होता है तो उसका नेतृत्व सामने आता है, छुपता नहीं। ये भावना किसी विदेशी एजेंडे का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद की झलक थी, एक ऐसा मॉडल जिसे लोग अपने हालात से जोड़कर देखने लगे थे। फिलहाल जो भी हो, भारत और ईरान के रिश्तों में ऊर्जा क्षेत्र हमेशा सबसे मजबूत स्तंभ रहा है। साल 2018-19 तक भारत हर साल ईरान से करीब 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता था। यह भारत की कुल तेल जरूरत का लगभग 10% था और इसकी सालाना कीमत करीब 13 से 15 अरब डॉलर के बीच बैठती थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भले ही कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया, लेकिन भारत और ईरान के व्यापारिक संबंध पूरी तरह टूटे नहीं। आज भी दोनों देशों के बीच सालाना करीब 2 से 3 अरब डॉलर का गैर तेल व्यापार जारी है। भारत से ईरान को बासमती चावल, चाय, दवाइयां और इंजीनियरिंग उत्पाद भेजे जाते हैं, जबकि ईरान से भारत में ड्राई फ्रूट्स, रसायन और उर्वरक आते हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि कुछ वर्षों में ईरान भारत के कुल बासमती चावल निर्यात का लगभग 25% तक का खरीदार रहा है। वहीं चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत का निवेश केवल व्यापारिक नहीं बल्कि मध्य एशिया तक रणनीतिक पहुंच से जुड़ा हुआ है। खबरें ये भी संकेत देती रहीं कि भारत पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए है। न कोई जल्दबाजी, न कोई आधिकारिक बयान, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। अगर ईरान वास्तव में किसी नए रास्ते की ओर कदम बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया की तस्वीर बदल सकती है। भारत में शामिल होना शायद वो बदलाव हो सकता है जो ईरान को सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता दे। हालांकि ये फैसला आसान नहीं होगा। विरोध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा और साजिशें भी होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता एक साथ सोचने लगती है तो सीमाएं और नक्शे तक बदल जाते हैं। ईरान की सड़कों पर जो आवाज उठ रही है वो सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि एक नए भविष्य की पुकार है। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर ईरान के दिल से ये मांग उठती है कि वो भारत का हिस्सा बने तो दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी और भारत इस पर क्या रुख अपनाएगा। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें। जय श्री राम।